बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स में आज हम देखेंगे फर्स्ट लिमिट का प्रूफ। फर्स्ट लिमिट का प्रूफ देखने से पहले यहाँ पर एक थ्योरम है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। आपको नाम थोड़ा फनी सा इसका लग रहा होगा, सैंडविच थ्योरम। बहरहाल ये खाने वाला सैंडविच नहीं है। इसको स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं और इसको पिंचिंग थ्योरम भी कहते हैं। अब ये थ्योरम क्या है, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा इस थ्योरम को देख के कि इसे सैंडविच थ्योरम क्यों कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास तीन फंक्शंस हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स हम एक फंक्शन कहते हैं, तो जी ऑफ एक्स एक और फंक्शन है, एच ऑफ एक्स एक तीसरा फंक्शन है। तो फंक्शंस के बस नाम डिफरेंट करने के लिए कि ये तीन डिफरेंट फंक्शंस हैं। अगर आपके पास तीन फंक्शंस ऐसे हैं कि उनका आपस में ये रिलेशन है कि एफ ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी किस तरह से होंगे कि एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स लेस देन एच ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि एच ऑफ एक्स सबसे बड़ा फंक्शन है, उससे छोटा जी और सबसे छोटा एफ है। तो ये काइंड ऑफ सैंडविच बन गया कि एफ और एच के दरमियान में जी आ रहा है। पहले एफ है, फिर जी है और फिर थर्ड इज एच, तो जी दो के दरमियान में आ गया। अगर आपके पास ये तीन फंक्शंस है और इनका ये रिलेशन है कि एक सबसे छोटा, दूसरा उससे बड़ा, सबसे बड़ा, या इक्वालिटी भी हो सकती है। और एक और चीज भी, एंड ऑल्सो सपोज दैट ये जो फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स, इसकी लिमिट सम कांस्टेंट ए, एट सम कांस्टेंट ए, एक्स अप्रोचेस ए, एल है। एल का मतलब कि आपने इस फंक्शन की लिमिट एक पॉइंट ए पर चेक की और आपके पास कोई रिजल्ट एल आ गया, और फिर आपने उसी पॉइंट पर एच ऑफ एक्स की लिमिट देखी तो भी एल ही आया। तो कहने का मकसद ये है कि किसी एक कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट है, दो तीन जितने भी हैं उनमें से हमने एक कांस्टेंट चूज किया है और उस कांस्टेंट पे हमने ये देखा कि लिमिट फर्स्ट फंक्शन की और थर्ड फंक्शन की सेम आ रही है, तो सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि फिर हम बगैर चेक किए ये कह सकते हैं कि जो सेंटर वाला फंक्शन जो सैंडविच बन रहा था वो वाकई सैंडविच बन जाएगा कि उसकी लिमिट जो है वो भी वही हो जाएगी जो इन दोनों की लिमिट है उस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, वो भी एल होगी। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास x2 को अप्रोच कर रहा है और फर्स्ट फंक्शन की लिमिट 2 पर 7 आती है, थर्ड की 2 पर भी 7 आती है, तो फिर आप g की चेक ही नहीं करेंगे और आप कह देंगे कि 2 पर इसकी भी 7 ही होगी। ये सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब आपने इस थ्योरम को माइंड में रखना है और मैं आपको बताऊंगी जो हमने फर्स्ट रिजल्ट पढ़ा था उसका प्रूफ क्या है। आपने प्लीज कंफ्यूज नहीं करना है इसको कि वो जो फर्स्ट रिजल्ट का हम प्रूफ कर रहे हैं उसका नाम सैंडविच थ्योरम है, ऐसा हरगिज नहीं है। ये सैंडविच थ्योरम उस रिजल्ट को प्रूव करने में हमारी हेल्प करेगा, ये जस्ट यूज होगा वहां पर। तो फॉर द टाइम बीइंग आप भूल जाएं सैंडविच थ्योरम को, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमने इसको बाद में यूज करना है। सम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स में जो हमने सबसे पहली लिमिट पढ़ी थी, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल्स 1। अब इसको प्रूव करते हैं। थोड़ी सी ज्योमेट्री की जरूरत है हमें। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक सर्कल लेना है, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल का साइज कुछ भी हो सकता है, बस आप एक रेडियस चूज कर लें, वो रेडियस है r। आप एक सर्कल लेंगे विद सम रेडियस, आप कोई नंबर भी ले सकते हैं और जनरल भी ले सकते हैं। तो जनरली मैंने r रेडियस के साथ एक सर्कल लिया। उसके बाद आप ये करेंगे कि आप इस सर्कल पे एक पॉइंट चूज करेंगे और इस पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे। और ये बात आपको मालूम ही है कि सेंटर को आप किसी भी सर्कल के रिम के पॉइंट से ज्वाइन करें तो ये डिस्टेंस भी r ही होता है। इसके बाद आपने नेमिंग करनी है, इसको O कह दें, इसको A कह दें और इसको B कह दें। उसके बाद आपने A और B पॉइंट्स को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो B को आप A से ज्वाइन करेंगे, मैं इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर रही हूँ। सो OAB आपके पास एक ट्रायंगल बन गई है। इसके बाद आपने ये करना है कि A पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और आपने इसकी लाइन, इतनी लाइन सेगमेंट को इतना आपने इसको इंक्रीज करना है, एक्सटेंड करना है, सॉरी, कि ये इसके साथ मीट हो
और फिर आपके पास ओ ए सी, या हम इसका नाम सी रख लें या डी रख लें, ये एक और ट्राइंगल बन जाएगी जो कि आपको नजर आ रहा है क्लियरली राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या बन गया, ओ ए बी एक ट्राइंगल बनी, ओ ए सी एक ट्राइंगल बनी, और आपको यहाँ पे एक और चीज नजर आ रही होगी, ओ ए बी ये एक सेक्टर भी बन गया। अगर मैं ये वाली ड्राइंग यहाँ पर भी कर दूं तो मैं फिर इसमें थोड़ा सा आपको दिखा सकूंगी कि ये हमने इस तरह से किया, इसको एक्सटेंड किया, ये हमारे पास ओ ए सी राइट एंगल ट्राइंगल बनी, ओ ए बी एक और ट्राइंगल बनी, ये दोनों लेंथ्स आर हैं, और यहाँ पे आपके पास ये कर्व है, इसका मतलब ये है आर्क है ये आपके पास वाली, और ये आपके पास क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। सो बेसिकली आपको इस फिगर के अंदर तीन चीजें नजर आ रही हैं, तीन फिगर्स नजर आ रही हैं। एक तो हमारे पास हो गई ओ ए बी विद आर आर। अच्छा, यहाँ एक और चीज है, ये जो एरिया है ये वाली चीज है, ये आपके पास एंगल जो बन रहा है इसको हम थीटा लेट कर लेते हैं। मैंने थीटा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ थीटा है, अगर आपको पेपर में एक्स आ जाता है यहाँ पे एंगल, तो फिर आपने यहाँ पर एंगल को एक्स ही सपोज करना है। सो ये हमारे पास थीटा है इन रेडियंस, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सो ये ट्राइंगल है, उसके बाद एक हमारे पास इसी के साथ सेक्टर बन रहा है, बी ओ ए आर आर थीटा, और ये इस तरह से आर्क है, तो ये हमारे पास हो गया सेक्टर। ये है ट्राइंगल ओ ए बी, ये है सेक्टर ओ ए बी, और ये आपके पास जो है ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए सी, ये वाली राइट एंगल है। तो मैं इसमें से इसको हटा देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर नजर आए। अब ये फिर आपके पास आर नहीं होगा क्योंकि आर हमारे पास सिर्फ इतनी लेंथ है। ठीक, अब हम इन तीनों फिगर्स का अगर कंपैरिजन करें तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ओ ए बी ट्राइंगल सबसे छोटी है, आप आर्क तक जाएं सेक्टर बड़ा है, आप राइट एंगल ट्राइंगल तक जाएं ये सबसे बड़ी है। तो तीनों का आपस में कंपैरिजन करें तो ये सबसे छोटी, उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ी ट्राइंगल। तो मैं इसको लिख लेती हूं, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी इज ग्रेटर देन, आप दोनों तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं कि आप पहले लिखें दिस ट्राइंगल का एरिया लेस देन सेक्टर लेस देन बड़ी वाली ट्राइंगल, और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये सबसे बड़ी ट्राइंगल, उससे छोटा है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी विच इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो ये हमारे पास तीनों का कंपैरिजन हो गया। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा सैंडविच थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि तीन फंक्शंस का कंपैरिजन है, एक छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा, तो हम यहाँ काइंड ऑफ वही काम करना चाह रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि आपने इसको वन का नाम देके छोड़ देना है, और अब आपने सब एरियाज को सेपरेटली कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं एरिया, मैं छोटी फिगर से स्टार्ट कर रही हूँ, ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। आप में जिन्होंने पढ़ा हुआ है कोड 113 उन्हें पता होगा स्नेल्स फॉर्मूला, जिन्होंने वो कोड नहीं पढ़ा उन्हें शायद नाम के साथ ना पता हो, लेकिन आप सबने ये फॉर्मूला पढ़ा है छोटी क्लासेस में। ट्राइंगल के एरिया का क्या होता है, हाफ इंटू एक साइड इंटू सेकेंड साइड, और दोनों का इंक्लूडेड एंगल देखना है, यानी दो साइड्स और उनके दरमियान में बनने वाला एंगल विद साइन थीटा। तो ये हाफ ए बी साइन थीटा आपके पास बेसिकली स्नेल्स फॉर्मूला है। अगर आप अपनी फिगर से देखें तो दो साइड्स आपके पास, ये दो साइड्स हैं जिनके दरमियान में थीटा एंगल बन रहा है, तो एक साइड आर है दूसरी भी आर है, इसकी जगह हम आर लिखते हैं विद साइन थीटा, ये हमारे पास बन जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो छोटी वाली ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब हम चलते हैं सेक्टर पे, ये जो सेक्टर है ओ ए बी सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला आपको वैसे याद होगा या होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी
इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। सेक्टर का एरिया भी आपने पढ़ा हुआ है। अब हम आ जाते हैं बड़ी वाली ट्राइंगल के एरिया की तरफ। मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए होगी, मैं इसको रेस कर रही हूँ। हमने अब सिर्फ देखना है बड़ी वाली ट्राइंगल को, तो क्योंकि मैं सिर्फ बड़ी ट्राइंगल को डिस्कस करने लगी हूँ तो मैं यहाँ से एक्स्ट्रा चीज को रेस कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। अब हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद है, ये राइट एंगल है। अब ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कम से कम 2 साइड्स होनी चाहिए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला है, स्नेल्स फॉर्मूला। अब उसमें बेस और हाइट 2 चीजें चाहिए। स्नेल फॉर्मूला में ए बी 2 साइड्स चाहिए। हीरोज फॉर्मूला में 3 साइड्स चाहिए। अब आपके पास यहाँ पे जो लेंथ है वो सिर्फ आपके पास बेस मौजूद है, हाइट भी नहीं है, और राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूज भी आपके पास मौजूद नहीं है। तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया निकालने से पहले मैं एक छोटी सी चीज देखती हूँ। अगर आप इस ट्राइंगल में tan थीटा कैलकुलेट करना चाहें तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है? AC डिवाइडेड बाय इसकी बेस क्या है? OA। अब हमारे पास OA तो मौजूद है। आपको पता है ये मैंने ये क्यों मॉड की लाइन लगाई? इट मींस लेंथ है। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं परपेंडिकुलर, यानी इसकी हम लेंथ देखना चाह रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, और ये बेस जो है इसकी हमारे पास लंबाई मौजूद है, ये कितनी है? R है। इसको हम R लिख देते हैं। तो AC नीचे R आ जाएगा tan थीटा। अगर आप इनको आपस में इंटरचेंज कर लें तो आपके पास R क्या बन गया? AC ओवर tan थीटा। मैंने इसको 1 का नाम दिया था, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम थर्ड एरिया पर। थर्ड हमें जो एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करने लगी हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? OA विच इज R लिख दे। हाइट क्या है? AC। ये AC हो गया, सॉरी यहाँ पे मैं चेंज करूंगी, मुझे बेसिकली AC की वैल्यू चाहिए थी, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। R इधर ले आइए, R tan थीटा AC। अब ठीक है, अब आप इसको 2 का नाम दे दें बेशक, तो मैं ये यूज करूंगी। सो AC की जगह हम क्या लिखेंगे? R tan थीटा। ये बन जाएगा हाफ इंटू R tan थीटा। ये वाला R है और ये आपने यहां से लिखा, ये बन गया हाफ R स्क्वायर tan थीटा। ये थर्ड एरिया आ गया। सो अब आपने तीनों एरियाज निकाल लिए, छोटी ट्राइंगल का एरिया, सेक्टर का एरिया, बड़ी ट्राइंगल का एरिया। अब हम इन तीनों एरियाज को यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, मैं इसको रेस करती हूँ, ये वाला हम इसको सीधी तरह से लिख लेते हैं और फिर इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन में लिख के फिर हम इसमें पुट करते हैं। सो मैं एक्स्ट्रा सब कुछ हटा देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। ये रिजल्ट बेसिकली हम कर रहे हैं। एरिया इक्वेशन नंबर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC ग्रेटर देन एरिया ऑफ सेक्टर OAB ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब यहाँ पे पुट करते हैं। OAC हमारे पास है, सबसे पहले ये जो ट्राइंगल हमारे पास बड़ी वाली थी, इसका एरिया है हाफ R स्क्वायर tan थीटा। सेक्टर का एरिया क्या है? हाफ R स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास क्या है? हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया इन इक्वालिटी का। ठीक है, अब इस पे थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। जैसे 2 चीजें इक्वल लिखी हुई हैं, 3 इक्वल लिखी हुई हैं, और आप उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं, यही काम इनइक्वालिटी में भी किया जा सकता है। आप देखेंगे अगर हम इस पूरी इनइक्वालिटी को तीनों साइड्स को अगर हम डिवाइड कर दें हाफ R स्क्वायर से, तो हाफ R स्क्वायर की कैंसिलेशन हो जाएगी। सो डिवाइडिंग ईच बाय हाफ R स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हाफ R स्क्वायर tan थीटा, हाफ R स्क्वायर। डायरेक्ट आप कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, हाफ R स्क्वायर हाफ R स्क्वायर हाफ R स्क्वायर विद हाफ R स्क्वायर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि यूं लिखा हुआ होता 5x इक्वल्स 7x, तो मैं दोनों साइड्स को x से डिवाइड कर देती तो कैंसिलेशन हो जाती। तो अगर इक्वालिटी की बजाय यूं लिखा हुआ हो
तो तब भी सेम इस तरह से काम किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे ये किया, ये कैंसिलेशन हो जाएगी, कैंसिल, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ थीटा नहीं था। ये हमारे पास रह गया tan थीटा ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा। अब हम यहाँ से ये करते हैं कि सबसे पहले tan को चेंज कर लेते हैं साइन ओवर कॉज, या इससे पहले ये भी किया जा सकता है। बेसिकली मैं सेंटर में ये रिजल्ट बनाना चाह रही हूँ, साइन थीटा बाय थीटा। अब हमारे पास थीटा आ गया, अगर मैं इसको साइन थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये थीटा ओवर साइन थीटा बनेगा। बाद में हम इसका रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी। सो हम ये करते हैं डिवाइडिंग ईच बाय साइन थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा ओवर साइन थीटा ग्रेटर देन थीटा ओवर साइन थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर साइन थीटा। गॉन, ये साइन ओवर कॉज है, इसकी फर्दर हम वर्किंग करते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा यहां से tan है साइन ओवर कॉज, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ग्रेटर देन थीटा बाय साइन थीटा ग्रेटर देन, यहाँ पे 1 रह गया। तो ये साइन की कैंसिलेशन होगी। आप बेशक पहले कॉस को नीचे उतार लें, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ग्रेटर देन थीटा बाय साइन थीटा ग्रेटर देन 1, साइन साइन गॉन। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास बन गया। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं ताकि साइन ऊपर आ जाए, थीटा नीचे, हमारा रिजल्ट बने। सो रेसिप्रोकल करने से क्या होता है, आपको पता ही है कि अगर 4 ग्रेटर देन 3 है तो 1/4 लेस देन 1/3 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखें 4 3 से बड़ा है, ये क्या है 0.25, और ये क्या है 0.3, तो 0.3 बड़ा है, 0.25 छोटा है। सो रेसिप्रोकल करने से क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ये 1/cos है, जब आप इसको cos over 1 करेंगे लेस देन साइन थीटा बाय थीटा, 1 का रेसिप्रोकल 1 है। सो हमने सबका रेसिप्रोकल किया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। लास्ट थिंग, ये हमारे पास साइन थीटा बाय थीटा है, हमें कैलकुलेशन किसकी करनी है, लिमिट की कैलकुलेशन करनी है। हमें ये देखना है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 तो फिर ये क्या रिजल्ट बनेगा। ठीक, तो हमने सैंडविच थ्योरम में क्या पढ़ा है, अब सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। उससे पहले देखिए लिमिट चेक करते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 पे ये फर्स्ट फंक्शन क्या बनता है। अब मैंने थीटा अप्रोचेस 0 क्यों लिया है, क्योंकि मुझे इसकी लिमिट चेक करनी है थीटा अप्रोचेस 0 पे। अगर मुझे इसकी लिमिट किसी और नंबर पे चेक करनी होती फिर मैं इन दोनों का रिजल्ट चेक करती हूँ इस पर। थीटा अप्रोचेस 0 है, इसको पुट कर दें cos 0 पे 1 होता है। ठीक है, अब लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 लास्ट पे चेक करें, 1 पे भी इसका आंसर 1 आएगा क्योंकि थीटा इसमें है नहीं, तो फिर रिजल्ट 1 आएगा। सैंडविच थ्योरम क्या था, स्टेटमेंट क्या थी कि अगर फर्स्ट फंक्शन की लिमिट एट सम पॉइंट आ गई आपके पास कोई भी नंबर दैट इज 1, और थर्ड की लिमिट सेम पॉइंट पर भी वही आ गई, तो क्या कहेंगे हम कि सेंटर वाले की लिमिट भी फिर उस पॉइंट पर सेम है। तो क्योंकि थीटा अप्रोचेस 0 पर इसकी लिमिट 1 है, लास्ट की लिमिट 1 है, तो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंगली लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा बाय थीटा भी 1 होगी बाय सैंडविच थ्योरम। सो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, और हमने प्रूव कर दिया कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा अप्रोचेस 0 1 के इक्वल है। सो ये हमारा सम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स में फर्स्ट का प्रूफ था। थैंक यू सो मच।